बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवा। भारत के लोकतंत्र के उत्सव में चुनाव 2024 विदेशी शक्तियों ने इतना बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया, उनका क्या लालच था, ये मंथन का मंथन भारत के लोकतंत्र पर है। अब की बार का मंथन भारत के 75 साल के 18 लोकसभा चुनाव के मंथन पर है, क्योंकि दुनिया में शुरू से ही आजादी के समय से ही भारत के लोकतंत्र पर हजारों सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र न हिला न डिगा, बल्कि अपनी यात्रा जारी रखा। और वही मेरा मकसद है अब की बार मंथन में मंथन। Sabotaging the Indian election, is that the only way to stop an unstoppable India? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनुपम और मैं लेकर आता हूँ V4U रेडियो सोशल मीडिया लाइव चैनल पर मंथन हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे एडमिंटन टाइम और शाम को 7 बजे इंडिया टाइम पे। मंथन एक बहुत गहन विषयों पर डिस्कशन का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे बहुत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुपम और आप देख रहे हैं V4U। शुक्रवार का समय है, सुबह का बजा है 7:30, इनफैक्ट 7:40 यहाँ पे एडमिंटन टाइम में। टोरंटो में इस वक्त बज रहा है 9:40 और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान से, भारत से बहुत वरिष्ठ पत्रकार। हम लेकर आते हैं प्रोग्राम मंथन। मंथन जैसे बताया दोस्तों, एक गहन विषयों पे ये हम डिस्कशन लेके आते हैं और आज का बहुत ही गहन सब्जेक्ट और है जियो पॉलिटिक्स एंड इंडियन इलेक्शंस। दोस्तों, जैसे बिना आग के धुआं नहीं होता, और या धुआं जो होता है उसके पीछे आग जरूर होती है, वैसे ही इन सब जो इल्ज़ाम लगते हैं या फिर जो हम बात करते हैं पोल रिगिंग की, इनके पहले गहरी रिसर्च भी होती है। और आज हम इसी टॉपिक पे लेकर आए हैं। पहले तो हम अपने गणमान्य पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम शुरू करते हैं मंथन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश शर्मा जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज सोसाइटी नई दिल्ली से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस मंच पर। हमारे संग जुड़े हैं डॉक्टर बीरेन चौधरी, चीफ एडिटर न्यूज के चौधरी नई दिल्ली से। बीरेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में एक नया चेहरा हमारे साथ जुड़े हैं राकेश तिवारी जी, टोरंटो से, चीफ एडिटर ऑफ हिंदी टाइम्स मीडिया। और हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारे साथ इतने सुसज्जित पैनल आते हैं डिस्कस करने के लिए आते हैं गहन सब टॉपिक्स को। मंथन जो हम लेकर आते हैं V4U रेडियो पर। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस अपने चैनल पर। और जैसा मैंने बताया और जैसा मैंने इंडिकेट किया था, आप सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका अभिवादन। और जैसा मैंने आपसे एक क्वेश्चन रेस किया था इस प्लेटफॉर्म पे, इस sabotaging the Indian elections, is that the only way to stop an unstoppable India? दोस्तों, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो कि मुझे फॉरवर्ड किया था राकेश शर्मा जी ने। राकेश शर्मा जी ने ये जो भेजा, मैं पढ़ा। दिस वाज रिटन बाय वेटरन कमांडर संदीप धवन जी, अभी जून में ये सबमिट किया। एंड इट इज ऑल ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज वल्नरेबिलिटी ऑफ एनी डेमोक्रेटिक नेशन। और ये जो वल्नरेबिलिटी है, इसको उन्होंने बहुत गहन किया इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इज sabotaging द ओनली वे टू स्टॉप एन अनस्टॉपेबल इंडिया? मैं जाता हूँ राकेश शर्मा जी के पास। पहले शर्मा जी आपसे शुरू करेंगे, उसके बाद फिर विल कम डाउन टू बीरेन जी एंड देन टू राकेश तिवारी जी। शर्मा जी। धन्यवाद अनु भाई। अपनी चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। वो पर्सपेक्टिव ये है कि कोई भी विश्व में नहीं चाहता कि भारत एक मजबूत देश बने। उनको लचर पचर अधकची विदाउट स्पाइन वाली सरकारें चाहिए जो उनको मिलती रहीं। लेकिन 2014 में जब एक राष्ट्रभक्त ने देश की बागडोर संभाली और उसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र था, राष्ट्र की तरक्की, भारत के लोगों की तरक्की, भारत की सुरक्षा की प्रणाली को मजबूत करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, हर प्रकार से
सर्वांगीण विकास के लिए वो 24 घंटे खपा देने वाला प्रधानमंत्री जब 2014 में मिला तो लोगों ने सोचा कि शायद ये 2014 में एक बार कोई फ्लूक से बन गए, अब जो है इनका कोई आगे चांस नहीं है। लेकिन जितने कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए उससे भारत जो है विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बना। भारत ने G20 का सफलतम अधिवेशन करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत की क्या शक्ति है। भारत के पूरे विश्व के हर देश के साथ जो संबंध सुधरे उससे भी लोगों में कुछ बौखलाहट हुई। भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ी, भारत का जो प्रोडक्शन बढ़ा, भारत का जो सैन्य प्रोडक्शन बढ़ा, भारत की जो सुरक्षा बढ़ी, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जो आत्मनिर्भर भारत बना, जो भारत के लोग सुखी होने लगे, भारत के लोगों में हर प्रकार की प्रासंगिकता, हर प्रकार की खुशी की लहर जो दौड़ी, उससे लोगों में थोड़ी सी बेचैनी शुरू हुई। तो थोड़ा सा प्रयास जो करते थे कि भाई किसी तरह से एक मजबूत देश के अंदर, मजबूत राष्ट्र के अंदर कोई सरकार ना बने, तो 2019 में फिर प्रयास किया गया। लेकिन वो भारतीय लोगों की नब्ज को नहीं समझ पाए। जहाँ 282 सीटें जीत के आई थी भारतीय जनता पार्टी 2014 में, इस डेवलपमेंट का, इस प्रोग्रेस का, इस तरक्की का, इस उन्नति का, इस प्रगति का तरीका ये हुआ कि वो 303 पे पहुंच गए। अब जो है विदेशी ताकतें बहुत घबराने लगी। कहीं से चाइना घबरा रहा है, कहीं अमेरिका घबरा रहा है, कहीं यूरोप घबरा रहा है, कहीं ब्रिटेन घबरा रहा है, और अड़ोसी पड़ोसी तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वैसे उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन घबराहट में कहीं कील कब्जे वगैरह उन्होंने भी दिए लगातार। लेकिन जब ये 2024 का चुनाव आया, और ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं मिस्टर धवन के आर्टिकल को पढ़ के नहीं ले रहा, मैं लगातार चुनाव के दौरान भी, उससे पहले भी लिखता गया कि विदेशी ताकतें भारत को मजबूत सशक्त देश नहीं देखना चाहती, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जॉर्ज सोरोस ने तो बिल्कुल क्लियर कहा था कि मैंने $1 बिलियन जो है मोदी को हराने के लिए अलग रखे। और उधर से जेफरलेट ने कितने आर्टिकल लिखे, 25-30 आर्टिकल विदेशी अखबारों में इन लोगों ने छपवाए जो भारत के विरुद्ध जाते थे। 257 बार राहुल गांधी, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, विदेश जाते हैं और एसपीजी को 4-5 घंटे पहले बताते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं, तो कैसे एसपीजी इंतजाम कर देगी। और एसपीजी को पता भी नहीं लगता कि कहाँ कहाँ गए। 250 देश ऐसे थे जहाँ ये बगैर एसपीजी के इंफॉर्मेशन के गए। कितने देश चाइना के मित्र थे, कंबोडिया था, म्यांमार था, वहाँ पे 21-21 दिन, 11-11 दिन ठहरे। विदेशों में जाके इन्होंने कहा भारत देश ही नहीं है, भारत जो है एक राज्यों का समूह है, और भी वहाँ पे डेमोक्रेटिक संस्थाएं नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई कुचला जा रहा है। ये सारी जो बातें थी वो विदेशों के लालच से, विदेश, मैं ये नहीं बता सकता कितना पैसा मिला, कितना मिला, लेकिन बगैर किसी के उकसाए हुए ये इतनी बातें ऐसी नहीं कर सकते थे। अंततोगत्वा उन्होंने एक रिसर्च करी कि ये चुनाव जो है कैसे जीता जा सकता है, तो 2-3 झूठ ऐसे पाल के इन्होंने इनके पाले में दिए, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जो आरक्षण पाते हैं उनको दिल में बहता है। संविधान ही खत्म कर देंगे, संविधान से सब लोग डर गए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे उतना। और उस सारे प्रोपेगेंडा को करने के लिए विदेशों में इन्होंने टूल किट बैठाए, भारत के अंदर अंधाधुंध पैसा भेजा जिससे कि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, और कुछ हद तक किया भी था। बहुत बढ़िया शुरुआत राकेश जी। और आपकी ये बात कहते हैं कि हमारे चर्चा का उबाल बढ़ रहा है, जैसे ही शुरुआत से ये हाल है। सो कहते हैं आगाज ऐसा तो अंजाम क्या होगा। तो बीरेन जी, आप तो डेटा स्पेशलिस्ट, आपका डेटा क्या कहता है? नमस्कार। देखिए, मैं एक बात बहुत ही गर्व के साथ भी कहना चाहता हूं, और फक्र भी है भारत के लोकतंत्र पे, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की यात्रा 1952 में शुरू होती है। तब भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनता है 1952 में चुनाव होने पर। और उस समय भी तकरीबन 11 करोड़
वोटर थे जिन्होंने वोट डाला था, वैलिड वोट। कुल वोटर थे 17 करोड़। भारत की आबादी थी तकरीबन 36 करोड़, यानी उस समय भी आबादी में भारत चीन से थोड़ा नीचे, तीसरे नंबर पर अमेरिका था। और आज अंतर है, जब आप देखेंगे जो 11 करोड़ वैलिड वोटर से बढ़ते बढ़ते 18वीं बार भारत के जो वैलिड वोटर्स जिन्होंने वोट डाला है, वैलिड वोट्स, वो है 64 करोड़। कहने का मतलब है कि भारत के लोकतंत्र की यात्रा लोगों ने बाधित करने का प्रयास आज नहीं किया। आप सब याद करेंगे, जब भारत को आजादी मिली तो चर्चिल ने क्या कहा, इतना डेरोगेटरी, गांधी के बारे में भी, देश के लोकतंत्र के बारे में भी। और उस समय के मुझे याद है जेएनयू में मैंने दर्जनों लिटरेचर पढ़ा, जिसमें एक का नाम तो मैं लूंगा, जॉर्ज ऑरवेल। उनकी किताब का नाम ही था 1984, हिंदी में कह रहा हूं। अर्थ यह था कि 1984 आते आते भारत खंड खंड हो जाएगा। और मतलब यह है कि पश्चिमी दुनिया हमेशा से एक बात को लेके वो दावा करते रहे हैं कि डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म सिर्फ उनके डिक्शनरी में है, लेकिन भारत ने उनके इस थ्योरी को फॉल्सिफाई किया। अब आते हैं हम 2014। देखिए 2014 का जो लोकसभा चुनाव है ना, वो अपने आप में हिस्टोरिक चुनाव है, क्योंकि 1984 के बाद पहली बार एक पार्टी 282 सीटें जीतती है और उस पार्टी को तकरीबन 32% वोट मिलता है। लेकिन जो पार्टी आती है, जो व्यक्ति आता है, वो रूलिंग एलिट या रूलिंग रेजिम के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस का मानना रहा है, गांधी परिवार का मानना रहा है कि भारत को रूल करने का जन्मसिद्ध अधिकार उन्हें मोतीलाल नेहरू से उन्हें मिला है। बहुत बढ़िया बीरेन जी, तो होल्ड योर थॉट हियर। बहुत बढ़िया शुरुआत आपकी, और मेरे ख्याल से आप दोनों, राकेश शर्मा जी और आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किया। हम तीसरे वक्ता को भी इंट्रोड्यूस कर दें एंड देन वी गो बैक अगेन टू माय क्वेश्चन। हमारे साथ जुड़े हुए टोरंटो से राकेश तिवारी जी। राकेश तिवारी जी, आप टोरंटो में पिछले 24 साल से हिंदी टाइम्स मीडिया चला रहे हैं। ये क्वेश्चन जो मेरा है आज, इज सैबोटेजिंग द इंडियन इलेक्शन द ओनली वे टू स्टॉप अनस्टॉपेबल इंडिया? हमारे कुछ डेटा शेयर किया बीरेन जी ने, जो कह रहे हैं कि ये आज से 1952 के इलेक्शन से ही ये और चर्चिल जी ने भी लिख दिया था। आपका क्या कहना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जहां पे आप बैठे हैं? वीरेन जी को और राकेश जी को और अनुपम जी, आपको सभी को बहुत नमस्ते, मेरी प्रणाम। और टोरंटो कनाडा से हिंदी टाइम्स मीडिया का आपने जिक्र किया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक तो इसे भारत के संदर्भों में देखना, मतलब जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में शब्द मेडलिंग, यानी हस्तक्षेप करना, यानी कि लोकतंत्र के जो चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में चुनाव एक मतलब उसकी रीढ़ है किसी भी लोकतंत्र की, कि चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है और उसके पश्चात में जो भी सरकारें आती हैं। तो ये कहना, इसे बड़े संकुचित दायरे में देखना होगा कि भारत के में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हस्तक्षेप की बात हो रही है। मैं अपने पूर्व वक्ताओं से सहमत हूँ इस लिहाज से कि ये हस्तक्षेप आज नहीं है, मेरी समझ में बहुत पहले से होते रहे हैं, अपने अपने ढंग से होते रहे हैं। ये लोकतंत्र की अपनी आप में विकृतियां और खामियां हैं, और जिसे ये मान लिया गया कि लोकतंत्र जो आज का आधुनिक तथाकथित लोकतंत्र है वो पूर्ण रूप से मतलब एकदम परफेक्ट है। अब कोई बात ना करो, मुझे बड़ा दुख और गुस्सा आता है जब लोकतंत्र, जो देशों के संविधान को कहा जाता है ये गीता है, ये कुरान है, ये रामायण है, ये बाइबल है, मुझे बड़ा गलत लगता है, लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा। मैंने इस बीच में, चूंकि कनाडा में हम रह रहे हैं, कनाडा ने स्वयं यहाँ पर अभी वर्तमान में कुछ महीने पहले की बात मैं कहूँगा कि कैनेडियन सरकार ने
आरसीएमपी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है, वो इन्वेस्टिगेशन ये है कि भारत और चाइना के ऊपर उन्होंने दोषारोपण लगाया कि वो कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिका ने घोषित रूप से लगाया हुआ है कि रूस उनके चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। बाकी देशों की अब ये चीजें तब आती हैं जब सरकारें विफल हो जाती हैं अपनी बात, मतलब ये हस्तक्षेप करने की जो वो हस्तक्षेप करती हैं, उनकी जासूसी एजेंसियां करती हैं, पैसों के माध्यम से किया जाता है या जो कुछ भी, तो वो जब विफल हो जाती हैं लीक को स्टॉप करने में, मतलब कि ये खबर पहुंच गई मीडिया में, अब आ गई तो आ गई। लेकिन ये इस बात को सार्वभौमिक रूप से माना जाए, मेरे पीछे आप कनाडा और भारत दोनों का झंडा देख रहे हैं। कनाडा भी लोकतांत्रिक देश है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, और सभी कुछ लगभग कहा जाए आज की सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी है वो मैग्ना कार्टा से शुरू मानी जाती है, ब्रिटेन की, मतलब कहा जाता है, इसलिए ब्रिटिश संसद को कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बावजूद उसके हमारे मोदी जी का कहना है कि भाई ऐसा नहीं, क्योंकि ये वैश्विक मिलता है कि जहां लोकतंत्र था और लोग अपने विचार देते थे, उस वक्त में शलाकाएं होती थी जो कि दी जाती थी कि अपने अपने मतों को प्रकट किया जाए। आते हैं वर्तमान समय के हस्तक्षेप को, तो ये स्वीकार कर लीजिए इस बात को कि लगभग हर देश दूसरे देश में अपने हितों की रक्षा के लिए वो किसी न किसी रूप में जो उसके जिसे कहा जाए प्रेशर ग्रुप्स हैं उसको लेकर हस्तक्षेप करा। भारत के मामले में थोड़ा सा मामला आता बिल्कुल कि एक लंबे समय तक में सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस की भी नहीं, उस लिहाज से लिया जाए कि एक परिवार की सरकार रही है, एक परिवार के इर्द गिर्द सारी सत्ता केंद्रित रही है। और उसके पश्चात में मैं बात कहना चाहूंगा 2014 के आप लोगों ने जिक्र किया, तारिक फतेह साहब हमारे टोरंटो कनाडा से थे, गुजर गए, बहुत अच्छे मित्र थे, और तो उन्होंने बल्कि ये कहा बड़ी, और मैंने अपने उस वक्त में 2000 अगर मैं गलत नहीं तो 19 के हिंदी टाइम्स मीडिया का मैंने प्रवेशांक निकाला था, मैगजीन निकाली थी, उसमें मैंने उनका लेख जो टोरंटो सन में आया था उसको अनुवादित करके मैंने डाला, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूपेण एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की शुरुआत असली अर्थों में 2014 से होती है। उनकी बात से शतशः सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात से सहमत हूं कि बड़ा लंबा समय लगा, बहुत लंबा समय लगा भारतीय लोकतंत्र को अपने गर्भ से एक ऐसे व्यक्ति को कि जो कि आम जनता से उठ करके आता है, जो कि एकदम जिसका परिवार गरीब था किसी तरह से, और वो उसे तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा वर्तमान समय में। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हो पा रहा हूं, बावजूद उसके कि हस्तक्षेप की बात है। पंजाब के अंदर जो चुनाव हुए हैं पिछले कम से कम अगर मैं 10 सालों की बात करूं, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछली बार आए उस वक्त में से लेकर के, तो यहां से कनाडा से लेकर के अमेरिका से लेकर के विशेष रूप से मैं नाम कहना चाहूंगा, उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि वहां पर एक दल की सरकार बने। और इस लिहाज से, और ये भारत से बाहर गए हुए लोग भारतीय हैं, और जिनके माध्यम से तथाकथित भारतीय मैं कहूंगा कि जो अपने कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुनः मेरा पॉइंट यही है कि ये एक सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की या भारत में जो चुनाव के माध्यम से जो मेंडलिंग की जा रही है, करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो सिर्फ एक वैश्विक परिदृश्य है। कनाडा भी इसी बात से जूझ रहा है, कनाडा भी इसी बात को कह रहा है, अमेरिका स्वयं कह रहा है इस लिहाज से। और किसी हद तक में ये बात समझ में आती है कि ये हर देश जिसके पास ताकत है वो साम दाम दंड भेद का उपयोग करके उसके साथ में चलने वाली सरकारें हो सके हैं, ऐसा हो। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट ये आता है तीनों का हमारे कि आप तीनों ने बहुत ही शुरुआत करी, और मेरे ख्याल से दिस इज अ फैक्ट कि आज से नहीं है, ये दशकों से हो रहा है कि इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज का इंटरफेरेंस, और साथ में देखिए एक्सटर्नल एजेंसीज का इंटरफेरेंस तभी। माफी चाहूंगा अनुपम जी, मैं कहूंगा कि ये भारत की आजादी के बाद से ही हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। मेरा पॉइंट बस यही है कि देखिए पिछले 10 सालों में और ज्यादा ये
खुल के सामने आ रहा है अब तो, क्योंकि मेरे ख्याल से चाहे आप इसको कह लीजिए कि सोशल मीडिया का इतना जो रुझान हुआ लोगों का कि इंफॉर्मेशन इज एट योर टिप ऑफ योर फिंगर, और दूसरी चीज ये है कि ये एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है वो बिना इंटरनल मदद के नहीं हो सकता। ये भी बात आप, मैं इस पॉइंट को लेके आऊंगा कि जो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये जो विपक्ष में बैठते हैं या फिर जो सत्ता में नहीं आते हैं, जो भी पार्टी सत्ता में नहीं आती, क्या उनका ये इस तरह का देशद्रोहिता करने का क्या उनका ये हक है, या ये साम दंड भेद जिसको कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एक तो हमको सीमा ढालनी पड़ेगी ना, कि कहीं तो हम रोकेंगे कि जहां पे अभी हम 1-2 वीडियोस दिखाते हैं और अपने बैक इन प्रोडक्शन कहेंगे कि गलवान के हम भूल गए, जो गलवान में हुआ 4 साल में, और या 1962 भूल गए हम कि जब विदेशी ताकतों ने पीछे से वार करके हमारे गुरूर को हिलाया। राकेश शर्मा जी आप क्या कहते हैं? मेरा कहना, अभी जो राकेश भाई ने बताया कि ये प्रयास आज़ादी के बाद से ही चल रहे हैं, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन आज़ादी के बाद से जो प्रयास चल रहे थे वो उन सरकारों को कंटिन्यू कराने के लिए थे जो मजबूत नहीं थी, जिनके ऊपर अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, जिससे कि विदेशी हित साधे रहें, इनसे जो मर्जी करवा लो, जैसे मर्जी करवा लो, ऐसी लचर पचर सरकार भारत में चाहते थे। लेकिन 2014 के बाद से जो प्रयास विदेशी शक्तियों के चल रहे हैं वो भारत में जो अराजकता फैलाने के चल रहे हैं, भारत की डेवलपमेंट की ग्रोथ की ट्रेन को डिरेल करने के चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है जो विश्व को नेतृत्व देगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व की ग्लोबल सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। 2027-28 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और अपने दम पर बात करता है, आंख में आंख डाल के बात करता है, जो बहुत से लोगों को भा नहीं रही। तो अभी इन्होंने पंजाब की भी बात की थी, पंजाब के अंदर भी वही हालत है, अराजकता। उनका जो विदेशी शक्तियां हैं वो उन्होंने पॉकेट चुन लिए हैं, इश्यूज चुन लिए हैं, किस प्रकार से देश को अव्यवस्थित किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट वहीं होती है जहाँ शांति होती है, जहाँ पीस होता है, वहीं पे प्रोग्रेस होती है, हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आता है। जब यहाँ पे अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने की कोशिश की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पे आर्सन क्रिएट किया जाए, अराजकता के लिए झगड़े क्रिएट किए जाए कि भाई ये तो देश में सब जगह आतंक है, लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। वो वातावरण का क्रिएट करने के लिए हजारों करोड़ डॉलर पंप किए जा रहे हैं भारत के अंदर, और उनका दृष्टि यही है, एकमात्र दृष्टि है। अर्जुन के आंख ने उनको पुतली दिखाई दे रही है कि भारत को किस तरह से डेवलपमेंट के मार्ग से रोका जाए, और उसके लिए सत्ता लोलुप, सत्ता के भूखे, करप्ट, बेईमान, मक्कार, झूठ फरेब फैलाने वाला विदेशी इंडी गठबंधन उनके हाथ की कठपुतली बनकर उनको मदद कर रहा है। ये दुर्भाग्य है कि भारत देश के साथ देशद्रोह करके आप विदेशियों से हाथ मिला के जब बढ़ते हुए डेवलपिंग नेशन को आप डिरेल करना चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है भारत के विपक्ष के लिए भी, और ये सत्य बात है। अभी देखिए आपने पूरा हफ्ता ये बजट का सेशन सुना, बजट के बजाय वहाँ क्या चर्चा हो रही है, हम आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे, हम आए तो MSP की गारंटी देंगे। ये इन चीजों से भारत का, देश का डेवलपमेंट हो रहा है क्या? एक व्यक्ति ने, अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया कि भाई जिनको अपनी जात का नहीं मालूम वो जाति जनगणना की बात कर, भाई जाति जनगणना करने जाओगे तो आपकी जात तो पूछी जाओगी ना। पूरा हंगामा 3 दिन सेशन खराब कर दिया। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये विदेशी शक्तियों ने भारत के नीचे ग्राउंड रियलिटी पहचान कर इनको आइडेंटिफाई किया है कि आरक्षण, जाति जनगणना, कॉन्स्टिट्यूशन बरगलाया जाए पूरे देश को, और करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए जाएं कि जैसे देश को अस्थिर करने के लिए, मोदी को अस्थिर करने के लिए देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लैरिटी के मैं कह सकता हूँ। इसके लिए कोई ये जो मर्जी दर्द फांसी पे चढ़ाएगा, तो फांसी पे जाते हुए कहूँगा मेरा देश मेरे लिए प्यारा है, मेरा राष्ट्र मेरे लिए प्यारा है। उससे गद्दारी ये जो लोग कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारों को अपने यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं, भारत के खिलाफ जो भी बात करता है उससे हाथ मिला लेते हैं, चाइना के साथ मिलके बैठ जाएंगे, म्यांमार में जाके बैठ जाएंगे, कंबोडिया में जाके बैठ जाएंगे, और देशों के साथ
पाकिस्तान से नारे दिलाएंगे कि भाई मोदी को हटाओ। अरे मोदी को क्यों हटाओ? क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, भारत को विकास की ओर ले जा रहा है। तो ये अनस्टॉपेबल को स्टॉप करने के लिए सारे षड्यंत्र, फरेब, मक्कारी, झूठ की संरचना विदेशी धरती से हो रहा है और भारतीय विपक्ष उसका शिकार बन रहा है। कुछ लोगों तो हो सकता है वो राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन वो अनजाने में शिकार बन रहे हैं। कुछ जानते बूझते उनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं। बीरेन जी, इसी को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखिए, जो मैं पहले कहा कि जो भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को हिस्टोरिकली, जैसा मैंने शुरू में पहले ही में कहा था कि जितने भी आप वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ें, उस समय के हिस्टोरियन को पढ़ें, कहानियों को देखें, तो आपको वन लाइनर यही मिलता है। मैंने नाम लिया चर्चिल का कि आइडिया ऑफ इंडिया फेल कर जाएगा, थीसिस यही था। लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया फेल नहीं किया। अब दूसरी बात है कि पहली बार जो रूलिंग एलीट है, रेजीम है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी में काफी यह शब्द प्रयोग किया जाता है, 77 में हारती है कांग्रेस पार्टी पहली बार, लेकिन सिर्फ 3 वर्ष में वापस आ जाती है। फिर से कांग्रेस हारती है 89 में, 89 में, फिर से वो 3 वर्ष के अंदर वापस। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, कि कांग्रेस पार्टी 10 साल से ज्यादा सत्ता से बाहर रही और वो सत्ता से बाहर इस रूप में रही कि हिस्टोरिकल नंबर उसके इतिहास में जुड़ा है। 44 सीट 543 में, 2019 में 52 सीट, 2024 में 99 सीट 543 में। तो कहने का मतलब है कि जब से एक जो हिस्टोरिकल, जैसे मैंने कहा कि 1952 का चुनाव है, उसी प्रकार 2014 का चुनाव है, जबकि एक आउटसाइडर, एक सामान्य व्यक्ति भारत के तख्ते पर आता है, जिसको मुझे याद है अशोक सिंघल ने जब कहा कि पृथ्वीराज के बाद पहली बार कोई हिंदू शासक भारत में आया है। मैं जो भी कहा उन्होंने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के बाद, देखिए कांग्रेस को मैं एक सैद्धांतिक रूप में मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, हो सकता है आप सहमत हो। दैट वाज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रेजिम। इफ Sardar Patel would have become the prime minister, if somebody would have different person, in that case I would have assumed or accepted that India has a original leader. But that person, still I remember, 13 Congress committee gave a report, recommendation, Nehru get 0. तो कहने का मतलब कि मोदी का आना जो है, एक ओरिजिनल नीचे से उठा हुआ व्यक्ति आता है। निश्चित रूप से बाहर का भी रेसिस्टेंस होगा, अंदर का भी रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि वो रेसिस्टेंस तो पहले भी हुआ। बिल्कुल बढ़िया बात। 1962 की लड़ाई में आपके देश का एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कहता है कि चीन ने अपना जमीन ले लिया, आपको दर्द क्यों हो रहा है? कैन यू इमेजिन? Your own left party defends China, and still that party, though that party was divided into 2 parts. इंदिरा गांधी always say, उनका मुझे याद है, विदेशी शक्तियां हमें अस्थिर करना चाहती हैं, विदेशी ताकतें हमें अस्थिर करना चाहती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा फिनोमेना है जो लगातार नेहरू के बाद तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुए हैं। हाँ, यहां पर नेहरू के बाद जो है, नेहरू को, उनको स्पष्ट बहुमत मिला था पार्टी को, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। इसका कारण मैं बीजेपी को मानता हूं, इसका कारण मैं बीजेपी को इसलिए मानता हूं कि कांग्रेस के नैरेटिव को, चाहे वो रिजर्वेशन का नैरेटिव हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का नैरेटिव हो, बीजेपी नरेंद्र मोदी को छोड़ के और कोई नेता उस नैरेटिव को काउंटर सही से नहीं कर पाया। बिल्कुल बढ़िया बात, बहुत अच्छी शुरुआत। और मैं थोड़ा माफी चाहूंगा अगर आपको लगे मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि इस तरह जब भी उबाल चढ़ता है, जब उफान आ रहा है, तो
बाकी हमारे पैनलिस्ट भी कुछ बोलना। आप बहुत देर से राकेश जी अपना एक थॉट लिए बैठे हुए हैं। राकेश तिवारी जी, मैं एक तिवारी जी करके बोलूंगा क्योंकि कंफ्यूज ना हो। तिवारी आप उंगली उठा रहे हैं और मेरे ख्याल से आपका एक थॉट है जो आप शेयर करना चाहते हैं, बोले। जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र शुरुआत से ही विकलांग रहा। अभी वीरेंद्र जी ने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जो जिस वक्त में कांग्रेस कमेटी की जब बैठक हुई, जब बात हो रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी को एक भी किसी कांग्रेस की जो समिति थे एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन गांधी जी ने अपना डंडा, अपनी लाठी आगे कर दी और उसके आगे वल्लभ भाई पटेल भी झुक गए, वो स्वयं झुक गए कि जबकि लोकतंत्र की बात ही नहीं होती। अब वहां पर लोकतंत्र ये कहता है कि अगर वहां पर जो बहुमत था, बहुमत क्या कहा जाए, पूर्ण बहुमत, इससे ज्यादा बहुमत क्या होगा कि नेहरू को एक भी नहीं मिला वोट किसी भी समिति का, किसी भी प्रदेश समिति का, लेकिन उनको बना दिया गया। तो हमारे लोकतंत्र के दूध में पहले ही नींबू और खटाई पड़ गई, तो शुरुआत ही गलत हो गई। अब आ जाते हैं आगे। जिस वक्त में नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का मैं शुरुआत से प्रशंसक रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। कम से कम जब वो क्षितिज पर बाहर आए अपने विचारों के लिए, उनकी आलोचना भी मैंने भरपूर की और मैं करता भी हूं, और इस वक्त में भी। लेकिन चूंकि बात फिलहाल हो रही है, तो एक जो कि कनाडा के पर्सपेक्टिव से, कि कनाडा में, और अनुपम जी इस बात से आप सहमत होंगे कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने यहाँ पर कनाडा में जब चाइनीज और उन्होंने, बल्कि इस बात पर मुझे आश्चर्य है कि इसके ऊपर भारत में अधिक बात नहीं हुई, क्योंकि भारत में मीडिया से लेकर के सरकार तक में, मोदी सरकार भी कनाडा को किसी खाते में गिनती नहीं। वो कहते भाई अमेरिका सब कुछ है। और ये अपने आप में इतना दुर्भाग्यपूर्ण और इतना, मैं कहूंगा कि गलत सोच है, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर पा रहा हूं, कि आप कनाडा जो है G7 कंट्री है और अमेरिका के पीछे, और दुनिया का ज्योग्राफी के लिहाज से दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है उस लिहाज से। और यहाँ पर भारत, मैं अगर गलत नहीं हूं, अभी आज की तारीख के अंदर में संभवतः यूके के बाद में, यानी ब्रिटेन के बाद में सबसे ज्यादा भारतीय जो हैं, जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए हैं, वो सबसे ज्यादा कनाडा में है, बहुत बड़ी तादाद है। तो ऐसे में जो सरकार में बैठे हुए और जो मीडिया में बैठे हुए वो कनाडा को दरकिनार करते हैं। तो इससे मुझे, चूंकि कनाडा मेरी कर्मभूमि है, भारत मेरी जन्मभूमि है, कनाडा मेरी कर्मभूमि है, और दोनों ही लोकतंत्र हैं, दोनों में ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो जैसे मैंने पूर्व स्थापना में कहा कि ये एक वैश्विक समस्या है। कनाडा भी यही चिल्ला रहा है, कह रहा भारत, और कोई एक लिहाज से स्वीकार यहां तक करें कि हम जरूर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान होगा, बिल्कुल किया जाएगा। और लोकतंत्र में बिल्कुल मैं इस बात से मैं कहूंगा कि जहां पर मुझे भारत की एक नीति गलत लगती है, जो लगातार रही कि नहीं भाई हम किसी दूसरे देश में जो कुछ हो रहा है उसमें कोई भी घटना हो रही है उस पर हम विचार नहीं रखते। भारत की अभी तक शुरू से यही नीति रही है, और जो कि गलत रही है, बात मेरे मानना है, क्योंकि अन्य देशों ने कभी नहीं इस बात पर किया। उन्होंने अपनी चौधराहट रखी है। वीरेंद्र चौधरी जी, आप चौधरी, आपने लिखा है, चौधरी शब्द का बड़ा मतलब होता है, तो आप अपनी चौधराहट खुद व्यक्त करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मैं चौधरी हूं। तो अगर आप लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अपने आप को कहते हैं, तो पहली बात तो ये कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नेतृत्व में, मीडिया मतलब निष्पक्ष लोगों के नेतृत्व में, जो एक बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जिसमें जो लोग भी वहां पर चुनाव के अंदर से लेकर के और विदेशी हस्तक्षेप के माध्यम से, पैसे के माध्यम से और परिणामों को उलटना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो उसके ऊपर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा, और मुझे दुर्भाग्य है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब मोदी जी को माना जाता है, अमित शाह जी को, ये दो माने जाती, जुगल जोड़ी मानी जाती कि सर्वशक्तिमान, बड़ी ताकत है। आप राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, मणिशंकर अय्यर खुलेआम पाकिस्तान में मीडिया के बीच में जाके कह रहे हैं कि भैया हमको हटाना है इसको, और आप उसको राष्ट्रद्रोह के अपराध में गिरफ्तार नहीं करते, उसके ऊपर केस नहीं लगाते। ये इसके लिए कनाडा थोड़ी आएगा, अमेरिका थोड़ी आएगा। कनाडा के अंदर में जो भी राजनीतिक से लेकर के जो लोग भी ऐसे व्यक्ति पकड़े जाएंगे, और अमेरिका भी यही करेगा, जो भी ऐसे राजनेता से लेकर के जो लोग भी ऐसे होंगे
जिनके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने थोड़े दिन के लिए उनको अपनी पार्टी से बाहर किया या वो हटाया, वो भी दूसरे कारणों से, उसके बाद में फिर क्यों नहीं, आप उदाहरण क्या पेश कर रहे हैं? मैं छोटा तो सा वीडियो, ऐसे में हमारा जो कहना है, हमारा कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, और लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार को स्वयं सोचना होगा कि अगर आपका दृढ़ होना, कहना कि हम मजबूत हैं, हम अपनी बात पर खड़े हैं, वो कहना ही काफी नहीं होता, करना भी पड़ता है। आपने बेंडिंग करके, आपने पीठ अपने आप को झुका दिया, आपने बता दिया कि आप फ्लेक्सिबल नहीं, कि जहां दबाव पड़ता है, मैं भारत की सरकार की आलोचना कर रहा हूं किस मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर, पूरे कनाडा से लेकर के, अमेरिका से लेकर, यूके से लेकर सारे देशों ने ये जो फार्म लॉस का जो आए थे उसके, वो सभी लॉ यहां पे भी चल रहे हैं। वो सारी वो मंडियां उसी लॉ से कि यहां पर जो फार्मर्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज को अपना बेच रहे हैं, वो सारे जो सुधार लाए गए थे। और होता आंदोलन होता ये होता है, और उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देती है, उसके बाद में सब आप झुक जाते हैं, और झुकने के बाद में, और आज की इस तारीख में जितने विशेषज्ञ हैं पूरी दुनिया के, भारत से लेकर के, और वीरेंद्र जी आप तो इस पर बड़ी सारी बहस हुई है, आपको अगर फार्मर यहाँ भारत में वो ट्रैक्टर वाला प्रोटेस्ट होता है तो जस्टिन ट्रूडो इसकी आलोचना करते, दुनिया में आलोचना करते हैं, तो मोदी जी के मुंह में, जबान पे वो दही नहीं जमा हुआ है कि जब यहाँ पर ट्रकर्स का आंदोलन होता है, और जब ट्रकर्स ने यहाँ पे आंदोलन किया, ऑटोवा को घेर करके जाम कर दिया, तो कनाडा के इतिहास में पहली बार वार मेजर्स एक्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पहली बार लागू किया गया जी। आप क्यों नहीं बोल सकते? आप लोकतंत्र में आपको बोलने का हक नहीं है क्या, कि खाली भारत में ही बोलने का हक है? तो मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है कि भारत के को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस बात से कि नहीं, और ये शुरुआत से ही रहा, आपके यहाँ तो यहां तक हम कर जाते हैं कि कारगिल का युद्ध होता है, आपके ऊपर थोपा जाता है, और आप कहते हैं नहीं जी, वाजपेयी जी कहते हैं जी ये सीमा है, हम अपनी सीमा के भीतर युद्ध लड़ेंगे। नहीं, वो बाउंड्री बहुत पहले क्रॉस हो चुकी है। अगर आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है बोल्ड स्टेप्स लेने की आवश्यकता है सरकारों को, और भारत सरकार के संदर्भ में बोल्ड। एक मैं वीडियो चला के वापस आता हूं इसमें, क्योंकि बिल्कुल इसी विषय में बिल्कुल फिट बैठेगा, वापस डिस्कशन। China would conflict with India. It was firing rhetorical bombs. On Saturday, China quote-unquote renamed 30 places in Arunachal Pradesh. I say quote-unquote because Arunachal or parts of Arunachal are not China's to rename. Arunachal Pradesh is an integral part of India, just like it always has been. But you see, this fact does not sit well with China. A Hong Kong-based media house that had access to the list reports that the names were given in Chinese characters, Tibetan and Pinyin, the Roman alphabet version of Mandarin Chinese. The line is undefined. In March, when the Indian Prime Minister visited Arunachal Pradesh, China decided to start ranting. Prime Minister Modi spent a day in Arunachal Pradesh. The visit was extremely significant because the Prime Minister inaugurated the Sela Tunnel. It is the world. हाँ भाइयों, मैं वापस आ गया इस पे, और मैंने जानबूझ के वीडियो ब्रेक इसलिए दिखाया था क्योंकि हमको ज़रूरत है ये इस तरह के पहले तो क्रेडिट ग्रेविटास वीडियो को, और इस तरह की एक नहीं कई मीडिया और वीडियो सामने आते हैं, और जियोपॉलिटिक्स का जब भी जिक्र आता है तो क्या सिर्फ एक ही देश से खतरा हमको इस तरह से है, या सिर्फ हिंदुस्तान के इलेक्शंस को ही सैबोटेज किया जा रहा है, या क्या ये विश्व समस्या नहीं है? हम एक दूसरे, जब अभी आपने जिक्र किया तिवारी जी की जस्टिन ट्रूडो ने या फिर कनेडियन मीडिया ने क्या कि इंडिया मेडल कर रहा है कनेडियन पॉलिटिक्स से, which I do not agree personally, but again बात तो बात की बात है। शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस पे कि सिर्फ एक ही ताकत है या फिर ये पूरी विश्व समस्या है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिस जिस देश का इंटरेस्ट होता है वहाँ के चुनावों को प्रभावित करने के लिए वो देश पहुंच जाते हैं, किसी तरह परोक्ष अपरोक्ष दोनों तरीके से। राकेश तिवारी भाई की बात, कनाडा की धरती पे कर्म भूमि है इनकी, पुष्पित पल्लवित इनके विचार हुए हैं वहाँ पर। मेरा इनको सिर्फ एक ही बात है कि कनाडा में लचर पचर सरकार चल रही है,
जो कि आतंकवादियों की बैसाखियों पर टिकी हुई है, भारत से बेवजह क्वेश्चन करती है, निर्जर मरता है तो भारत सरकार के ऊपर आक्षेप लगा दिए जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों के बैसाखियों पे वो चल रहे हैं, यदि उसको नहीं बोलेंगे, उनके कहने पे जो भी है, भारत को जो भी कुछ कह देते हैं, तो ऐसी सरकार को मजबूत सरकार नहीं कहा जा सकता। और उसी तरह से भारत का विपक्ष भी लचर पचर है और बैसाखियों पे, विदेशी फंडिंग की बैसाखियों पर जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा यहाँ पे एजेंडा चलाने का वो प्रयास करते हैं। तो ये 100% है कि जो जो देश जिस देश को जिस भी वजह से, देयर आर मल्टीपल रीजन, यूक्रेन में कोई और रीजन होगा, फिलिस्तीन में कोई और होगा, हमास का कोई और होगा, ईरान में कुछ और होगा, ISI का पाकिस्तान में कोई और होगा, श्रीलंका में कुछ और होगा, म्यांमार में कुछ और होगा। हर जगह अलग अलग विषयों के ऊपर जहाँ जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है वो अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए उस देश में उतनी और उस हद तक की दखलंदाजी करता है। लेकिन भारत के अंदर दखलंदाजी बेइंतहा हो गई है। और राकेश तिवारी जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मोदी जी थोड़े से लचर यहाँ दिखा रहे हैं, हम जैसे साधारण व्यक्ति को पता लग रहा है कि कितना पैसा भारत में पंप इन किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे। आज राहुल गांधी ने नया शगुफा छोड़ दिया कि मेरे ऊपर ईडी आने वाली है। क्या इसी वजह से तो ईडी नहीं जाने वाली कि तुमने कहाँ से इतनी फंड लेके आए थे? तो वो पहले से जैसे केजरीवाल करता था, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, मेरा मंत्रिमंडल गिरफ्तार हो जाएगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, फलाना ढिमकाना। आज से राहुल गांधी ने वो किया। क्यों नहीं सरकार ऐसे लोगों को जो कि विदेशी इशारों पर नाच रहे हैं, सख्त से सख्त कदम उठाकर उनको नेस्त नाबूद करे, जिससे मेरा देश बचा रहे, मेरे देश की तरक्की ना रुके, अवरोध ना आए, अराजकता ना फैले, एक स्मूथ डेवलपमेंट प्रोसेस पे जो मेरा ट्रेजेक्टरी चल रही है टुवर्ड अचीविंग द गोल ऑफ बिकमिंग द ग्लोबल लीडर बाय 2047, जब मेरी आज़ादी की शताब्दी वर्ष मेरा होगा। और उससे पहले बहुत तरह की तरक्की, लोगों को रोजगार देना है, महंगाई कंट्रोल करनी है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, GDP बढ़ानी है, विश्व की जो है सबसे बड़ी GDP की कंट्री तो मैं बहुत जल्दी 2027-28 में बनने वाला हूँ। ये सबको देखते हुए, तो जिसके पास इकोनॉमिक पावर होती है उसके पास सारी पावर स्वतः आ जाती है, सब लोग उसके पीछे आते हैं। वैसे भी कंज्यूमर मार्केट भारत की सबसे बड़ी है, हर देश भारत के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है। लेकिन जो इससे विचलित है वो हर प्रकार से भारत में अस्थिरता, अराजकता फैलाना चाहते हैं। मोदी जी को हर सूरत पे कुछ हो जाए कि यार ये व्यक्ति आ जाए, क्योंकि उसके सामने सिर्फ भारत, भारतीयता, राष्ट्र और भारत के अलावा कुछ है ही नहीं। भारत भारतीय राष्ट्र। मेरे ख्याल से शर्मा जी आपका थोड़ा सा इंटरनेट हो रहा है कि यार ये व्यक्ति खरीदा नहीं जा सकता, ये व्यक्ति बिक नहीं सकता, ये व्यक्ति झुक नहीं सकता। इसका एक ही एजेंडा है कि अपने भारत को ऊंचाइयों पर ले जाए, भारत को तरक्की पर ले जाए, प्रगति पे ले जाए, एक डेवलप्ड नेशन बना के छोड़े। बहुत बढ़िया जी। चौधरी साहब, आप मेरे ख्याल से थॉट में चेहरे देख रहा हूँ, आपके विचार एक आ रहा है। देखिए, इसमें चुनाव के बारे में जो है, एक बात इसमें ध्यान देना होगा कि जो अपोजिशन का रोल है, चाहे राहुल गांधी चाहे नैरेटिव है, सरकारी मशीनरी है, भूमिका हो, इंटेलिजेंस की कुछ भूमिका हो। जैसे मान लीजिए कोई भी नैरेटिव बना, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक तो उसको आप आइडियोलॉजिकली काउंटर करते हैं। मैं आपके शो पे 1 महीना पहले एपिसोड में बोला था, मैं CNN चैनल पे जब ये बीजेपी काउंटर शुरू किया, उससे पहले मैंने एक साहब ने उनके शो पे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने छेड़ा है भारत में, रिजर्वेशन का सबसे बड़ा विरोधी कौन रहा है। सरकार यदि नहीं कर पाती है नैरेटिव को, कहने का मतलब है आप विपक्ष को जितना दोष दे रहे हैं, सरकार को भी दोष देना पड़ेगा। हम कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, पंडित नेहरू ने किया, 42वां संशोधन करके प्रियम्बल का बदल दिया गया, इंदिरा गांधी ने किया। तो कहने का मतलब कांग्रेस ने किया, फिर कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों डिफेंसिव है। आरक्षण पर काका कालेलकर कमेटी को नेहरू ने रिजेक्ट किया, बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट को इंदिरा और राजीव ने बंद बस्ते में रखा, लागू बीपी सिंह ने किया।
तो कहने का मतलब ये साफ साफ जो लिखा हुआ नैरेटिव है, उस नैरेटिव को सरकार नहीं काउंटर कर पाती है, तो ये सरकार क्यों नहीं कर पाती है? दूसरी बात, राहुल गांधी विदेश जाते हैं। भाई, विदेश जाएंगे कोई भी नेता, खास करके पॉलिटिकल लीडर, तो निश्चित रूप से तो सरकार का इंटेलिजेंस है, वो वहां पर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार को पता होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को भी सजग होके सिर्फ ये कह देना कि फला ये किया, फला ये किया, फला ये कर रहे, तो भाई आप काउंटर करो ना। कौन रोका है? सत्ता आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, एम्बेसी आपके पास है, आपके पास एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है। कनाडा में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका सारा चीज तो है वहां पे, बिल्कुल। क्यों नहीं काउंटर करते? अमेरिका में तो है, ब्रिटेन में तो है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो नैरेटिव है सरकार के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ के नैरेटिव को सबसे पहले सरकार को काउंटर करने का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। वहां पर देखिए, ऑफेंसिव ऑफेंस, याद रखिएगा, आप सबको पता है कि डिफेंस में कभी भी डिफेंसिव डिफेंस नहीं होता। अमेरिका लीडर है और रहेगा। क्यों रहेगा? ऑफेंसिव ऑफेंस डिफेंस, वो थ्योरी है एक, ऑफेंसिव डिफेंस, डिफेंसिव डिफेंस का। आज नरेंद्र मोदी का फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल है। नरेंद्र मोदी का जो भी उनका फॉरेन फ्रंट पे है, कारण क्या है? उन्होंने एग्रेसिवली, अब डॉक्टर जयशंकर जो हमारे जेएनयू के पढ़े लिखे हैं, सेम स्कूल के, आप एक भी दिन नहीं देखेंगे कि शायद मुझे लगता है महीना में वो 10 दिन भी इंडिया में नहीं रहते हैं। 20 दिन यहां वहां इधर उधर, पूरे जो एक कहते हैं ना सर्विस देना, वो लगे रहते हैं। परिणाम देखिए, मोदी के पॉलिसी का परिणाम देखिए, जो इंडिया लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, यूरोप को कर रहा है, अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सजग होकर करना पड़ेगा, विदेशी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इंटेलिजेंस को यूज करना पड़ेगा। ये एक आम आदमी के रूप में मैं ऐसा सोचता हूं, और सरकार सक्षम है। नरेंद्र मोदी बहुत ही ताकतवर नेता है, नरेंद्र मोदी बहुत ही निस्वार्थी नेता है, परिवारवादी नहीं है, जातिवादी नहीं है। ये आप ये ना सोचें कि मैं उनका गुणगान कर रहा हूं, ये सच्चाई है। फिर तो सवाल ही नहीं होता है कि इनके सामने कोई टिक पाए। बीरेन जी, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट छेड़ा है, जो इट्स अ सेगवे टू अ न्यू पॉइंट व्हिच इज सिमरिंग इन माय माइंड एंड आई वांटेड टू ब्रिंग अप दैट। बहुत दिनों से मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट जो पढ़ना शुरू किया, स्पेशली वेस्टर्न डीप स्टेट, वही आप जो पॉइंट कर रहे थे, मैं देख रहा हूं कि तिवारी जी भी एक थॉट रुक कर रहे हैं। तिवारी जी, मैं आप जल्दी से आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा आप इस पैनल को मैं यूज करूं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑन वेस्टर्न डीप स्टेट के बारे में चीज हमारे श्रोताओं वक्ताओं को बताएं। लेकिन तिवारी जी, इससे पहले मैं आपको मौका दूंगा, क्योंकि आप अपना एक प्रश्न लिए बैठे हुए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कम से कम जो मोदी सरकार 3.0 है, 2014 के बाद में 2024 में आई है, और मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल से खुशी हुई है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी और बीजेपी सरकार कितना इसके ऊपर कड़े रूप में काम कर पाएंगे, नहीं पता, लेकिन कम से कम उन्होंने रखा है तो कुछ तो प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। और इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो कि लोकतंत्र को खाता है, खत्म करता है। और भारत में भ्रष्टाचार का अगर अंक जाएंगे तो वीरेन जी, आप डाटा के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, आपने बड़ा पता है आपको कि कहाँ पर किस जगह पे आते हैं। मैंने अभी हाल में एक न्यूज़ पढ़ी कि उत्तर प्रदेश के एक नाके के ऊपर, एक जिले के एक नाके के ऊपर, वहां पर एसपी या डीएसपी ने या डीआईजी ने वहां पर रेड मारी, और उनका महीने का संभवतः, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 150 करोड़ रुपए का जाता था, जो कि ट्रकों से वसूली करना। और ये एक नोन फैक्ट है, हर जगह पर होता है, सबको पता है। तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी जो है वो सामने नजर आता है, मतलब ऐसा बजबजाता हुआ गंदगी नजर आती है कि मतलब ये होता है कि कभी हम लोग जब भारत जाते हैं तो देखते हैं, नजर आता है सामने। हमने कहा कि हमें ही नजर आ रहा है कि बाकी उनको भी नजर आ रहा है। लेकिन भारत की विदेश नीति के संदर्भ में जैसा मैं कहूँगा कि पूरा मौका था
पूरा अच्छा खासा मौका था, और ऐसे मौके बहुत से आते हैं जिसमें अपनी बात को खुल करके, शायद भारत की जो वो बेसिक नेहरूवियन पॉलिसी है, वीरेंद्र जी और राकेश जी, मैं आपसे इस बात पर जरूर मैं अपने आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि हमने दूसरे देशों के मामले में वहां जो कुछ भी हो रहा उसमें हमने बोलना नहीं है। आप खुल करके, जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा ऑफेंसिव ऑफेंस, और मैंने उदाहरण दिया कि भारत में किसानों का जो भी वो होता है और यहाँ पर तमाम तरह से फंडिंग होती है, तब पूरी दुनिया में वो ऑर्गेनाइज ढंग से और उस ढंग से होता है। मुझे पता कि हमें कितना गुजरना पड़ा इस बीच में इस बात का पक्ष रखने के लिए कि कनाडा भी तो वही किसान आंदोलन और किसानों को उसी ढंग से प्राइवेट मार्केट में जाने दे रहा, और तमाम सारे सुधार जो कि भारत में लाने की कोशिश की। और ये मैं समझता हूँ कि भारत के 77 सालों के आज़ादी के इतिहास का सबसे बड़ा भूमि सुधार था, जिसमें सरकार बैकफुट पर गई। लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं बोल पाई जब यहाँ पर ट्रकों ने या ट्रकर्स जो थे उन्होंने सवाल उठाया कि भाई कोई भी सरकार आप जहाँ पर, और ऐसा नहीं है मौजूद, हमने तो सब सारी चीजें रखी हैं, और यहाँ पर रहने वाले जो खुले आम, यहाँ पर कनाडा की पार्लियामेंट के सांसद हैं डॉक्टर मैं बार बार उनको बोल देता हूँ, चंद्रा आर्या जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको धमकी दी जाती है, मुझे खुद मिली है, तुम हिंदू हो, भाग जाओ यहाँ से। और तो ऐसे में इससे इंटरनेशनल मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना करके कैनेडियन सरकार को, सिर्फ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में बात करते हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं, आप गन नहीं चला रहे हैं, लेकिन इस बात को रखना उस पुरजोर ढंग से। और इसमें जयशंकर प्रसाद जी, अपने डॉक्टर जयशंकर जी को उसमें क्या रुकावट हो रही है, मोदी जी को क्या रुकावट हो रही है, मुझे नहीं पता। क्योंकि एक बार मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो कानून में कहा जाता है कि लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती है कि अगर आप कोई क्वेश्चन उठा देते हैं, आप खुद दरवाजा खोल देते हैं, तब आपको उस लाइनिंग के ऊपर प्रतिपक्षी आपसे सवाल उठा सकता है। तो आज की तारीख में मेरी ये समझ है, विदेश नीति के संदर्भ में भारत को अपने आप को पुनः सोचना चाहिए, और जिसमें वीरेंद्र जी का कहना जो है कि ऑफेंसिव ऑफेंस एक, दूसरे नंबर पर ऐसे एकदम निष्पक्ष, सिर्फ सरकारी सीबीआई और सीआईडी की से मैं नहीं कहूँगा, निष्पक्ष एजेंसी, निष्पक्ष ऐसे लोगों को जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायविद हों, जिसके अंदर मैं कहूँगा जर्नलिस्ट शामिल हो, ऐसे तमाम लोग, उनका पैनल हो, और जो कि चुनाव में अगर हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उसकी जांच हो और ऐसे लोगों को बाकायदा पकड़ा जाए। क्योंकि कनाडा भी यही करेगा, अमेरिका भी यही करेगा, क्योंकि सब कुछ मौजूद है, सब कुछ हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना कनाडा स्वीकार करेगा, ना अमेरिका करेगा, ना भारत करेगा। बहुत बड़ी बात, मेरे ख्याल से बात सही भी है तिवारी जी आपकी, कि चुनाव पूरे प्रोसेस में कोई भी देश हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। जैसे बताया कि समय बाद दिए, एक आखिरी टॉपिक जो मैं आज उठाना चाहता था, आप सबका मैं विचार सुनना चाहूंगा, वो है वेस्टर्न डीप स्टेट। कहते हैं कि वेस्टर्न डीप स्टेट डज नॉट वांट एंड इट कैन नॉट डाइजेस्ट इंडियाज इंप्रूविंग रिलेशंस विद वेस्ट, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, और यही कारण है कि इसका हस्तक्षेप हो रहा है। ये वेस्टर्न डीप स्टेट है क्या? ये कॉन्सेप्ट जो पिछले मेरे ख्याल से 1800 सदी से चल रहा है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी उठ के आया है। मैं पढ़ता हूँ, मेरे ख्याल से हमारे सब श्रोता पढ़ते होंगे। क्या मैं आप सबका इस पे विचार जान सकता हूँ? मैं शुरू करूंगा चौधरी साहब आपसे। आप चौधरी, हाँ सॉरी आप म्यूट पे चले गए थे, बोलिए। देखिए, डीप स्टेट जो है वो कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है जी बिल्कुल। डीप स्टेट के मामले में मैं थोड़ा वही जो मैंने कहा ना, ऑफेंसिव ऑफेंस, मैं जाति तौर पे बहुत ही शांत और बोझ स्वभाव का हूं, लेकिन चूंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन का छात्र रहा हूं, इसलिए मेरा मानना है कि जहां पर आपका नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए साम दाम दंड भेद। मैं इस बात का सख्त मतलब क्रिटिक था कि इजराइल से आप हेल्प ले रहे हैं 62 के लड़ाई में, 65 के लड़ाई में, 71
के लड़ाई में जब इजराइल की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहती हैं कि मदद तो हम आपकी कर ही रहे हैं, मुझे रिकॉग्नाइज तो कर दीजिए, ना 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 वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम अपना डीप स्टेट, मैं अमेरिका का हर देश का है, मैं भी चाहता हूं मेरा हो। आज जो मोदी सरकार ने किया है फॉरेन फ्रंट पे, आज देखिए आपको पता होगा अमेरिका को हम ऑयल देते हैं, कैसे देते हैं? हम सस्ता ऑयल खरीदते हैं रसिया से, उसको रिफाइन करते हैं, हम यूरोप को बेच, यूरोप वाले ने हमसे क्या कहा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कहा आप तो उसे तेल लेते हैं बंद कर दो। बोला क्यों बंद कर दें तेल, क्यों तेल बंद कर दें? आप जब ले रहे थे तो मैं आपको बंद करने के लिए बोला, मैं लूंगा, सस्ता मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको सऊदी अरब से भी अच्छा रिलेशन है, आपको इजराइल से भी अच्छा रिलेशन है, आपका ईरान से भी अच्छा रिलेशन है। यही हम चाहते हैं कि भारत का इंटरेस्ट जब आप सामने रखेंगे, निश्चित रूप से आपका कोई भी डीप स्टेट होगा वो आपसे डरेगा। सिमिलरली उदाहरण दूंगा मैं आपको अमेरिका का। मुझे बताइए, ट्रंप भारत के बड़े समर्थक रहे, अहमदाबाद स्टेडियम में आए, लाखों लोगों ने उनका आदर किया, लेकिन वही ट्रंप के बाद जब बाइडेन आते हैं तो नरेंद्र मोदी के पीठ पर हाथ देके हाल चाल पूछते हैं कि भैया क्या हाल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि आप उसको काउंटर कर ही नहीं सकते। चाइना इतना बॉन्ड खरीद चुका है अमेरिका का कि अमेरिका सोच नहीं सकता है चाइना पर अटैक करना, नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात ब्रेन जी, बहुत। आपको डीप स्टेट को काउंटर करने के लिए डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही मानना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा, अपने को ढालना पड़ेगा। और फ्रंट पे सोचिए ना, यूक्रेन जा रहा है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूक्रेन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? अभी गए थे रसिया, इशारा साफ है। ये सब करना पड़ता है तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सेकुलरिज्म अपीजमेंट करते रहिए, कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है। शर्मा जी मैं आप पास आता हूँ, शर्मा जी मैं आपके पास आता हूँ। मुझे पता है आप भी बहुत शांति से सुन रहे हैं और आपका बिल्कुल उबल रहा है अंदर, जो जर्नलिस्ट बैठा है अंदर। डीप स्टेट के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए अनु भाई, समयावधि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया, आपको भी इसको कंक्लूड करना होगा। मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको बताऊंगा कि डीप स्टेट कोई अब थ्योरी नहीं रह गया, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी को हर तरीके से भारत सरकार को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साम दाम दंड भेद आपके ऊपर तब तक अटैक करता है जब तक कि सामने वालों को नहीं मालूम कि आप अपनी क्षमता से डबल अटैक उसके ऊपर कर सकते हैं। तो यदि डीप स्टेट से भारत को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है तो भारत को भी सारे अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने चाहिए। जो डीप स्टेट हम पर खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पे भी डीप स्टेट में जाके, वो डीप स्टेट वेस्ट का है तो हम साउथ ईस्ट एशिया का डीप स्टेट बनकर उनको अस्थिर करेंगे। तो वो जो छुटमुट कार्रवाई करते हैं, बंदर की तरह उछल कूद करते हैं, नुकसान कुछ नहीं कर पाते लेकिन डेंट जरूर कर जाते हैं। तो उस प्रकार के डीप स्टेट के लिए वी हैव टू हैव ए वेरी comprehensive consolidated policy to deal with this. There is no other way. You cannot shy away. इससे आप मुंह छुपाकर नहीं जा सकते। ये आज की रियलिटी बन चुका है और इसको सक्षम तरीके से हमें फेस करना है। बहुत अच्छा कंक्लूजन। तिवारी जी आप पास आते हैं। डीप स्टेट ऑफ कोर्स कैनेडियन पर्सपेक्टिव से, टोरंटो पर्सपेक्टिव से आप बताएं कि हाउ इज इट इंटरफियरिंग, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग? देखिए डीप फेक आ चुका है, सब कुछ डीप जा रहा, मतलब गहराई से। और ये अभी थ्योरी के रूप में ही मैं कहूँगा कि रियलिटी के रूप में अभी कम से कम कोई डीप स्टेट का कोई नेता, कोई झंडा बरदार, उसके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई आया नहीं है। तो इस लिहाज से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में, लेकिन एक हकीकत है। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आज से करीब 12 वर्ष पूर्व जो यहाँ पर सरकार थी, तो यहाँ सरकार के प्रधानमंत्री, यहीं पर टोरंटो के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें करीब विश्व के तमाम जो सबसे ज़्यादा धनीमानी लोग थे वो इकट्ठा हुए थे, 100 के करीब, और बड़ी गुप्त वो खबर लीक हो गई थी।
तो ये डीप स्टेट कैसे कौन चल रहा है, इसके इसके बड़े सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे, बड़ी सारी इसकी थ्योरीज मिल जाएंगी, लेकिन वो कहीं भी और वो शायद वो काम करती होंगी। इसमें वेब सीरीज है, टीवी सीरीज हैं, किताबें हैं। ये अपने आप में, जैसा मैं राकेश शर्मा जी से की इस बात से सहमत हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने के आपके एक अलग आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल तो उसकी बात करें जो सरफेस के ऊपर है, मैं यही कहूँगा जो आज की तारीख में हमारे सामने है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज कनाडा के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि कनाडा में जो भारतीय रह रहे हैं, भारतीय, वो चाहे छात्र आए हुए, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, चाहे बाकी लोग आए हुए हैं, उनको कोई भारत उनके लिए कोई सुरक्षा या कोई हेल्प या उनकी कोई आवाज़ नहीं बन पा रहा है। कोई तक वो निस्सहाय महसूस करें। मतलब मैं भारत की लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। कनाडा के एक नागरिक के साथ में कोई व्यवहार कुछ ऐसा हो जाता है या कुछ के साथ में हो जाए तो अपने आप में कनाडा सरकार बड़ी डिफरेंट से एक्शन लेगी। यहाँ पर भारत के संदर्भ में कहना चाहूंगा, इतने सारे भारतीय रह रहे हैं, खुले आम कहा जा रहा है। मुझे अभी तक में वो बात, मतलब नेताओं ने इक्के दुक्के रूप में कही होगी, अलग बात है, लेकिन या जो लोग भी हैं उसमें भारत सरकार अपना एक्शन क्यों नहीं ले रही है? खुलेआम कहा गया कि कनाडा से हिंदुओं को अब आप पाकिस्तान में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेंगे, आप कहेंगे नहीं जी वहां पर ऐसा किया जा रहा है। यहाँ तो खुल के कहा जा रहा है और उसके ऊपर सरकारें मौन है या सरकार मौन है। तो कहीं ना कहीं पर मैं कहूंगा कि भारतीय विदेश नीति की हम लोगों ने बड़ी प्रशंसा कर ली, मोदी जी की बड़ी प्रशंसा कर ली, लेकिन मीडिया में हूँ, मेरा काम प्रशंसा करना नहीं है। ये है कि जो सच्चाई है उसको रखना है। मैं कैनेडियन पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि भारत सरकार की विदेश नीति इस मामले में बहुत ही लचर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि भारत विदेशों में भारतीय हित, जो भारत के मूल के लोग रह रहे हैं उनका संरक्षण करने में, क्योंकि वो असफल रही है बहुत हद तक में, या कोई नीति है ही नहीं। और वो भारतीय, मतलब अगर दुनिया की बात की जाए तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो आप्रवासी भारतीय हैं वो हर वर्ष में ओवर $100 बिलियन पे करते हैं अपने मातृभूमि के लिए कि भैया हम वहां पैदा हुए हैं, तो अपने रिश्तेदार को भेजा कि अपने बिजनेस में दिया कि कहाँ किया, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि अगर ये जो मैसेज अगर सरकार तक पहुंचता है कि सरकार को प्रवासी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से अलग कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप्रवासी भारतीयों के ऊपर या भारत से जो प्रेम करते हैं, ऐसा लगभग हर सरकारों ने कर रखा है दुनिया की, तो कहीं ना कहीं उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। और ये बहुत ज्वलित करने वाली बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। चंद्रा आर्य जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लिबरल पार्टी के हैं और वो आज कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात कही जा रही, इक्का दुक्का मीडिया में आ जा रही बात, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार को कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए कनाडा की पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर हिंदुओं की बात अगर इस ढंग से आती है, क्योंकि मैं स्वयं आता हूं, मुझे अपना हिंदू होने का गौरव है, और जिस जाति परंपरा से आता हूँ उसका भी, कि उसका एक मतलब होता है, ब्राह्मण परिवार से मैं पैदा हुआ, उसका क्योंकि उसकी परंपरा, उसका एक सार्थक मतलब है। तो इस तमाम अध्ययन, तमाम चीज़ों के बाद में मैं ये मानता हूँ। और उसमें अगर एक देश के अंदर में अगर आप सोचिए कि यही बात पाकिस्तान के अंदर में अगर ये कही गई होती कि यहाँ से चले जाओ, तो भारत सरकार ने कितना हो हल्ला मचाया होता, कितना शोर मचाया होता। तो पाकिस्तान की तो गणना भले न करें, लेकिन कनाडा जो कि G7 G20 का एक महत्वपूर्ण देश है, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों का नागरिक है, और वो खुलेआम कह रहा है। कनाडा के स्तर पर हम जरूर इसकी बात उठा ही रहे हैं, अपने मीडिया के स्तर पर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर भारत सरकार तथाकथित रूप से अपने आप को हिंदुओं का बड़ा संरक्षणकर्ता मानती है तो उसको ये बोलना चाहिए, आवाज नहीं सुनाई पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत 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 अच्छा अंत कर रहे हैं आप। और आज जैसे बताया हमारे शर्मा जी ने कि समय बाद दिया है, सब हम 1 घंटे से ऊपर हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम इस विषय में बात नहीं करना चाहते, सुनना चाहते। आप सबके पर्सपेक्टिव, आप सबका बहुत आदर सम्मान, और आपके जो विचार है, देखिए मतभेद जरूर होना चाहिए, विचारों में मतभेद की जरूरत भी है। और आपको पहले तो बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर इस V4U रेडियो के मंच पर आते हैं और अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं अपने अपने अंदाज से, क्योंकि आप सब दशकों का जो एक्सपीरियंस है वो अपनी जेब में लेकर आते हैं और अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। देखिए, डीप स्टेट चाहे वो सैबोटाइजिंग इंडियन इलेक्शन हो, चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही देश की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अपने भारत की, और उसको किस तरह, उसकी गरिमा महिमा को हम कैसे बनाए रखें। इस उम्मीद के साथ यही मंथन हमने शुरू किया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब अपने अपने जगहों से जुड़ते हैं। और बीरेन जी, आपकी स्टैट्स का मैं बहुत वो करता हूँ सर, आंखों पर आप जो डेटा लेके आते हैं। राकेश जी, आप जो जर्नलिस्टिक लेके आते हैं, 40 साल से ऊपर का आपको एक्सपीरियंस, और आप इतने अच्छे मंच के जो प्रेसिडेंट हैं, तो आप अपना लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का आज जुड़ने के लिए। और दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए मंथन के साथ। हर एक शुक्रवार को हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और तिवारी जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। आप नए हैं, लेकिन बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवा। अगला टॉपिक, भारत के लोकतंत्र के उत्सव में चुनाव 2024 विदेशी शक्तियों ने इतना बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया, उनका क्या लालच था, ये मंथन का भी। इस बार का मंथन भारत के लोकतंत्र पर है। अब की बार का मंथन भारत के 75 साल के 18 लोकसभा चुनाव के मंथन पर है, क्योंकि दुनिया में शुरू से ही, आजादी के समय से ही भारत के लोकतंत्र पर हजारों सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र न हिला न डिगा, बल्कि अपनी यात्रा जारी रखा। और वही मेरा मकसद है अब की बार मंथन में मंथन। Sabotaging the Indian election, is that the only way to stop an unstoppable India? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनुपम और मैं लेकर आता हूँ V4U रेडियो सोशल मीडिया लाइव चैनल पर मंथन हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे एडमिंटन टाइम और शाम को 7 बजे इंडिया टाइम पे। मंथन एक बहुत गहन विषयों पर डिस्कशन का एक प्रोग्राम है, जिसमें हमारे बहुत सुसज्जित और बहुत गणमान्य जर्नलिस्ट एज पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और इस बार का विषय यही है, इस सैबोटेज द ओनली वे टू स्टॉप एन अनस्टॉपेबल इंडिया। जी हाँ, एक बार फिर वक्त आ गया है देश की बात करने का, वक्त आ गया है खरी खरी बात करने का, और वक्त आ गया है अपना देश प्रेम और देशभक्ति दिखाने का। इससे अच्छा मौका ना आपको मिलेगा ना हमको। वक्त आने पे दिखा देंगे तुझे आसमान, जोर कितना बाजुए कातिल में।